हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 2025 की बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो आप इन महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में प्रश्न जरूर आएंगे। ये प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लो। 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा क्योंकि सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लिया है मैंने इस वीडियो में। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं आप लोग वीडियो को शेयर कर देना और इन सभी प्रश्नों को रट लेना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 2025 की बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न 100% पूछे ही जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, फ्रांस की क्रांति कब हुई? दिए गए विकल्प इस प्रकार से हैं। विकल्प ए है 1788 ईस्वी में, बी 1790 में, सी 1787 में और डी 1789 ईस्वी में। तो आप सभी को पता ही होगा कि सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। कब? 1789 ईस्वी में। और ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। कह रहा है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम मेरे प्यारे बच्चों किस देश से हुआ था? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, फ्रांस देश से हुआ। तीसरा प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? विकल्प जो दिए गए हैं यहाँ पर, इन विकल्पों के अनुसार सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध है मेरे प्यारे बच्चों जर्मनी देश से। किस देश से? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण का पूरा श्रेय किसको जाता है? ऑटो वान बिस्मार्क को। और ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रट लेना, आपकी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न 100% आएंगे। कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। और इस पुस्तक में ही महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के पक्ष में तर्क दिया था। असहयोग आंदोलन के पक्ष में कौन सा तर्क दिया था कि यदि हम लोग यानी भारत में जो अंग्रेज शासन, ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हो सका है, यदि हम लोग अपना अपना सहयोग वापस ले लें तो 1 साल के भीतर ही ब्रिटिश शासन, ये जो ब्रिटिश शासन है, अंग्रेजों का शासन है, ये जड़ से उखड़ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों असहयोग का अर्थ ही होता है सहयोग ना करना। यानी गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों का सहयोग ना करें। विद्यार्थियों ने अपनी जो है कॉलेज को छोड़ दिया, अपने कॉलेजों को छोड़ दिया, शिक्षकों ने पढ़ाना छोड़ दिया, तमाम वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अरे बहुत कुछ हो गया था मेरे प्यारे बच्चों जब असहयोग आंदोलन का शुभारंभ हुआ। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। वो घटना कौन सी थी? चौरी चौरा की घटना, जो सन 1922 ईस्वी में हुई। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में, चौरी चौरा की घटना कब हुई? सन 1922 ईस्वी में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ?
इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% आएंगे, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों सन 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। प्रश्न अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से ज्योतिबा फूले जी गुलामगिरी के लेखक थे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान देंगे, अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया होती रहती है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। एक प्रश्न मैं आपको और बताऊंगा, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो एक ट्रिक याद रखिएगा, का से कपास और का से काली मिट्टी, यानी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, काली मिट्टी इज द राइट आंसर, और यह जो है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी गई है। और गुजरात में सबसे, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा, यानी इसके जो है मेन मुख्य कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी। सुंदरलाल बहुगुणा जी थे चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, और इन्होंने क्या किया था? वनों का संरक्षण करने के लिए, यानी वनों की कटाई न हो पाए इसलिए इन्होंने चिपको आंदोलन छेड़ा था। और यह आंदोलन संबंधित किससे है? वन संरक्षण से, यानी वनों के बचाव के लिए चिपको आंदोलन जो है चलाया गया, और वन संरक्षण से ही चिपको आंदोलन संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 12 है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, चिनाब नदी पर सलाल बांध बना है। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान देंगे, दिए गए विकल्पों में से रबी की फसल है दालें। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह है रबी की फसल। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा नगर है जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न बिल्कुल नहीं रटना है, इसको आपको समझना है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार। तो जब एक देश में, उदाहरण के लिए यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, पंजाब राज्य से कोई वस्तु बेची गई, उत्तर प्रदेश राज्य में खरीद ली गई, या उत्तर प्रदेश राज्य से कोई वस्तु बेची गई और पंजाब राज्य में खरीद ली गई, तो इस तरह के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? यानी एक ही देश के दो राज्यों या दो स्थानों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहेंगे? आंतरिक व्यापार कहेंगे। अब यही व्यापार जब कोई एक देश से, मान लीजिए भारत देश से व्यापार किया जाता है अमेरिका देश में,
यानी अमेरिका से कोई वस्तु खरीदी गई या अमेरिका को कोई वस्तु बेची गई भारत के द्वारा, तो इनके मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहेंगे? जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 17 वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा हैं किस वर्ग के लोग? सिंहली वर्ग के लोग। प्रश्न संख्या 18 है, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चों 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रश्न अगला है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा सन 1992 ईस्वी में। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की स्थापना सन 1922 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? तो लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होती है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी ध्यान देंगे, या लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जनता। क्योंकि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के पक्ष में एक परिभाषा दी है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए इसी तरह की परिभाषा दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज मैं और क्लियर करा दूं, लोकतंत्र के पक्ष में अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी है। कौन सी परिभाषा? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा अब्राहम लिंकन जी की परिभाषा, लोकतंत्र, लोकतंत्र जनता का, जनता का, जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है तथा जनता द्वारा शासन है। मेरे प्यारे बच्चों ये है अब्राहम लिंकन जी की परिभाषा। अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति रहे हैं कौन? अब्राहम लिंकन जी। उन्होंने कहा है लोकतंत्र के पक्ष में लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। तो मेरे प्यारे बच्चों लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है, राइट आंसर। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।